हम लोग आज वेव नेचर ऑफ लाइट को स्टार्ट करेंगे। ये आज हमारा फर्स्ट पीरियड होगा इस टॉपिक में। क्लास 12 में लाइट को हम लोग दो हिस्से में बांटते हैं, पहला रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में अभी तक हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा है प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा है ग्लास स्लैब, प्रिज्म, लेंस, आई, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स से अलग है। रे ऑप्टिक्स में हम यह मानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, मगर वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश किसी शार्प एज से टकराने के बाद मुड़ जाता है। वेव ऑप्टिक्स में हम वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सर्कुलर डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमें वेव थ्योरी अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। सदियों से वैज्ञानिकों के मन में यह प्रश्न उठता रहा है कि प्रकाश वास्तव में क्या है, कण या तरंग। इस विषय में चर्चा करने से पहले हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि इंटायर यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मास एंड एनर्जी। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो चीज होती है, एक द्रव्यमान और दूसरा ऊर्जा। मास इज रिप्रेजेंटेड बाय पार्टिकल एंड एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव। अब हम यह जानेंगे कि कण और तरंग में क्या अंतर है, पार्टिकल और वेव में क्या अंतर है। हम इस चीज को एक उदाहरण से समझते हैं। इस पिक्चर में ढेर सारे लोग एक बॉल को कैच करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सारे लोग इस बॉल को कैच कर सकेंगे या सिर्फ एक? आप कहेंगे केवल एक। अब एक दूसरे सिचुएशन की चर्चा करेंगे। जब किसी क्लासरूम में एक शिक्षक पढ़ा रहा होता है, तब क्या केवल एक स्टूडेंट आवाज सुनते हैं? आप कहेंगे नहीं, बल्कि सभी सुनते हैं। यही अंतर है किसी पार्टिकल और वेव में। एक पार्टिकल किसी क्षण किसी एक बिंदु पर रहेगा, लाइक बॉल, जो केवल किसी एक आदमी के हाथ में आया, मगर वेव एक साथ सभी जगह पर रहता है, जैसे साउंड जो पूरे क्लास में सुनाई देता है। पार्टिकल इज प्रेजेंट एट वन पॉइंट, बट वेव इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अब हम पार्टिकल और वेव के दूसरे अंतर की चर्चा करेंगे। मास ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। जब कभी किसी दो ऑब्जेक्ट को मिलाते हैं, तब सिस्टम का टोटल मास ऐड हो जाता है और मास बढ़ता है। मगर जब दो वेव को ऐड करते हैं, तब क्या होता है? मान लिया दो वेव हैं, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तथा y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। यहां फाई दोनों वेव का फेज डिफरेंस कहलाता है। जब दो वेव मिलते हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के आधार पे दो स्थितियां बनती है। पहली स्थिति, जब फाई यानी कि फेज डिफरेंस का मान 0 होता है, तब y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स
और y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 0। इसलिए y नेट का मान हो गया y1 प्लस y2, लेकिन y1 और y2 तो बराबर हो चुका है क्योंकि फाई का मान 0 है, इसलिए y नेट का मान हो गया 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां y नेट का मान y1 का डबल हो गया। इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। आइए अब दूसरे स्थिति की चर्चा करते हैं। जब फेज डिफरेंस फाई का मान 180 डिग्री होता है, तब y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 180 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री की वजह से वो माइनस a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया। तो देखिए y1 है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और y2 है माइनस a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी कि y1 और y2 दोनों को जब ऐड करेंगे और y का नेट वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0। इसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जब दो वेव को ऐड करने के बाद नेट रिजल्टेंट 0 प्राप्त होता है। वेव के सुपरपोजिशन के दो स्थिति को हमने देखा। पहला में जो दोनों वेव है वो हमें एक जैसा दिखाई दे रहा है, दोनों वेव सेम शेप में रहता है और उसका फेज डिफरेंस का मान 0 होता है और y1 और y2 दोनों एक जैसा आइडेंटिकल हो जाता है। सेम फेज के वेव में दोनों का मैक्सिमा या मिनिमा एक साथ बनता है। यदि पहला वेव पार्टिकल को कहता है 1 यूनिट नीचे जाओ, तो दूसरा वेव भी पार्टिकल को कहता है 1 यूनिट नीचे जाओ, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो पार्टिकल 2 यूनिट नीचे जाता है। इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। ऐसे सिचुएशन में सेम फेज में दो वेव को जोड़ने से रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है। दूसरी स्थिति में हमने देखा जब दो वेव का फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है, ऐसे में y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y1 हो जाता है और दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट नेचर का हो जाता है। मतलब यदि पहला वेव कहता है पार्टिकल को 1 यूनिट नीचे जाओ, तो दूसरा वेव कहता है पार्टिकल को 1 यूनिट ऊपर जाओ, और पार्टिकल न ऊपर जाता है न नीचे जाता है, रिजल्टेंट 0 हो जाता है। इसे हम अपोजिट फेज या आउट ऑफ फेज या एंटी फेज या 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कहते हैं। ऐसे स्थिति में दो वेव को जोड़ने के बाद रिजल्टेंट 0 होता है। जब दो वेव को मिलाने से नेट एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तब उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी समपोषी अध्यारोपण कहते हैं। मगर जब दोनों वेव को मिलाने के बाद नेट एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है तब उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी अध्यारोपण कहते हैं। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। पहला वेव y1 इज a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है और दूसरा वेव y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। जिस समय फाई का मान 0 होगा उस क्षण में y1 और y2 आइडेंटिकल होगा। तब आप देखिएगा जो मोटा वाला वेव है जो कि दोनों का रिजल्टेंट है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और जिस समय y1 और y2 अपोजिट फेज का है तब मोटा वाला वेव तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, यानी कि रिजल्टेंट 0 हो जाता है। सेम फेज में रिजल्टेंट बढ़ जाता है और अपोजिट फेज में रिजल्टेंट का मान घट जाता है। इन सभी उदाहरण से हम दो चीज को देखें। पहला ये कि जो पार्टिकल होता है उसका पोजीशन हमेशा यूनिक होता है, यानी कि वो एक साथ एक ही जगह पे रह सकता है, मगर वेव सभी जगह रहता है। दूसरा, जब दो पार्टिकल को ऐड करते हैं तब सिस्टम का मास हमेशा बढ़ता है, मगर जब दो वेव को ऐड करते हैं और तब दोनों वेव का यदि फेज सेम है तब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और यदि अपोजिट फेज में है तब एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है।
हम फिर से अपने पुराने क्वेश्चन पे आते हैं, लाइट पार्टिकल है या वेव है? न्यूटन ने कहा प्रकाश अत्यंत छोटे छोटे कणों से बना होता है जो तीव्र गति से सीधी रेखा में गमन करता है और छाया बनाता है। लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स which travels in a straight line and forms shadow. Light consists of small particles which collides elastically with mirror and follows law of reflection. प्रकाश अत्यंत छोटे छोटे कणों से बना होता है जो दर्पण के साथ पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करता है और परावर्तन के नियम का पालन करता है। न्यूटन फिर कहते हैं, जब प्रकाश का कण घने माध्यम में प्रवेश करता है, किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तब सघन माध्यम प्रकाश के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है और प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। When light enters into denser medium, then medium attracts the light particle and it bends towards normal. इस प्रकार न्यूटन ने रे ऑप्टिक्स के सभी सिद्धांत जिनकी हम पढ़ाई कर चुके हैं, यानी दर्पण, परावर्तन, प्रिज्म, अपवर्तन इत्यादि सभी की व्याख्या कर पाते हैं। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन ऑल लॉज ऑफ रे ऑप्टिक्स। मगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट के ऐसे बिहेवियर का पता चला जिसे किसी भी स्थिति में कॉर्पस्कुलर थ्योरी यानी पार्टिकल मॉडल से समझाया नहीं जा सकता है। इसे सिर्फ और सिर्फ वेव थ्योरी से ही समझाया जा सकता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रकाश के एक स्रोत के सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन को रख देते हैं जिसमें दो बारीक कटिंग होता है। इस बारीक कटिंग को स्लिट्स कहते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन के पीछे एक पर्दा लगा देते हैं। जब स्रोत से प्रकाश निकलकर ऑब्स्ट्रक्शन के दोनों स्लिट से, दोनों कटिंग से गुजरता हुआ पर्दे तक पहुंचता है, तब हमें पर्दे पर दो के बजाय कई धारियां प्राप्त होती है। साथ ही जब स्लिट या कटिंग के बीच की दूरी को परिवर्तित करते हैं, तब स्क्रीन पर प्राप्त धारियों की मोटाई और उसकी संख्या में परिवर्तन हो जाता है। सामान्य स्थिति में यह हमारी कल्पना से परे है कि एक स्रोत से निकला हुआ प्रकाश जब दो कटिंग से गुजरता है और पर्दे पर पहुंचता है, तब हमें दो से ज्यादा धारियां कैसे दिखाई दे सकती है। यदि प्रकाश कण है, तब दो स्लिट यानी कि कटिंग से गुजरने के बाद हमें केवल दो प्रकाश की धारियां दिखाई देनी चाहिए। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि दो कटिंग से गुजरने के बाद हमें पर्दे पर ढेर सारी धारियां दिखाई दे। हाइजेन ने कहा कि यह सच है कि यदि हम प्रकाश को कण माने, तब हमें पर्दे पर केवल दो ही धारियां दिखाई देगी। मगर यदि हम प्रकाश को तरंग मानते हैं, तब वैसे स्थिति में इस बात की व्याख्या की जा सकती है कि दो स्लिट से गुजरने के बाद हमें स्क्रीन पर कई ब्राइट और डार्क धारियां प्राप्त होंगे। हाइजन उस समय के वरिष्ठ वैज्ञानिक थे। उनकी बात काटना किसी के लिए आसान नहीं था, मगर लोगों ने कहा, एक तरफ आप लाइट को वेव बोलते हैं, तो दूसरी तरफ न्यूटन लाइट को पार्टिकल कहते हैं।
आप वेव थ्योरी से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, दूसरी तरफ न्यूटन पार्टिकल थ्योरी से बाकी सभी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सिंपल है, लाइट या तो वेव है या फिर पार्टिकल। अब यदि लाइट वेव है तब पहले के जितने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हैं, यानी मिरर, शैडो फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग इत्यादि, जिसे न्यूटन ने अपने कॉर्पस्कुलर थ्योरी यानी पार्टिकल मॉडल से एक्सप्लेन किया है, क्या वे सब भी वेव मॉडल से एक्सप्लेन हो सकते हैं? यदि हां, फिर तो ठीक, और यदि नहीं तो फिर वही बात हुई कि पार्टिकल मॉडल सभी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता है मगर यंग्स डबल स्लिट को नहीं एक्सप्लेन करता, और वेव मॉडल केवल यंग्स डबल स्लिट को एक्सप्लेन करता है, बाकी किसी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। अब आप ही खुद सोचिए कि हम लोग लाइट को पार्टिकल मानेंगे कि वेव मानेंगे। Huygens took it as a challenge. He was prominent Dutch mathematician, astronomer, physicist, probabilist, horologist and very famous scientist. हाइजन उम्र में न्यूटन से बड़े थे, मगर न्यूटन का प्रभाव ज्यादा था। हाइजन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट पर काफी वर्क किया। उन्होंने न केवल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सभी पहलुओं को मैथमेटिकली प्रूव किया, बल्कि उन्होंने वेव थ्योरी की मदद से मिरर यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी साबित किया। स्नेल ने बताया कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तब साइन आई बटे साइन आर का मान कांस्टेंट होगा, मगर हाइजन ने वेव थ्योरी के मदद से मैथमेटिकली साबित किया कि साइन आई बटे साइन आर का मान म्यू2 बटे म्यू1 यानी कांस्टेंट होगा। हाइजन ने वेव थ्योरी के मदद से केवल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ही एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया। साथ ही हाइजन ने वेव थ्योरी के मदद से पोलराइजेशन ऑफ लाइट की भी व्याख्या की। हाइजन के ऐसा करने के बाद न्यूटन ने हाइजन के पूरे वेव मॉडल को देखा और उन्होंने खुद स्वीकारा कि मेरा कॉर्पस्कुलर थ्योरी गलत है और हाइजन का वेव थ्योरी सही है। हाइजन के गुजरे हुए आज 350 साल हो गए, मगर आज भी कई थपेड़ों को झेलने के बाद भी वेव थ्योरी ऑफ लाइट अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। धन्यवाद। अब आप लोग अपने स्क्रीन को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अपने कॉपी में नोट कर लें। यहां पे ध्यान रखिएगा, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिए थे और y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ लिए थे, और फाइ का दो स्थिति हम लोग देखे थे, जब फाइ का मान 0 होता है तब, और जब फाइ का मान 180 डिग्री होता है तब। एक बार फिर से आगे बढ़ के अगले स्लाइड में स्क्रीन को फिर से पॉज करेंगे। इस पिक्चर को भी आप लोग अपने कॉपी में बनाएंगे, जिसमें आइडेंटिकल वेव, सेम फेज के वेव को ऐड करने के बाद
हाइयर एम्पलीट्यूड को दिखाया गया है और 180 डिग्री फेज होने पर रिजल्टेंट का मान 0 दिखाया गया है। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी समपोषी अध्यारोपण और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी अध्यारोपण। धन्यवाद।